नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की आज कैबिनेट बैठक हुई और यूपी की कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्तावों पर महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो थे उन पर मुहर लगी है और कैबिनेट बैठक आज किसानों को समर्पित रही। वाटर रिचार्ज ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाएगा, ये बैठक का अहम मुद्दा रहा। और मथुरा में शनि परिक्रमा मार्ग बनेगा। सीएम योगी की अध्यक्षता में लखनऊ में लोक भवन में ये बैठक हुई, जहां पर तमाम कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। और सबसे खास बात ये कि आज की जो बैठक है वो किसानों को समर्पित रही। कुल 30 प्रस्तावों पर आज मुहर लगी और 30 प्रस्ताव ये सभी के सभी जनहित से जुड़े हुए किसानों को समर्पित आज की बैठक रही। और इसके बाद आपको बता दें कि बैठक खत्म होने के बाद बैठक को लेकर ब्रीफिंग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए की गई। ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर यहां पर खास बातचीत की गई। वाटर रिचार्ज को लेकर, ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर यहां पर प्रस्ताव पास किया गया है। मथुरा में शनि परिक्रमा मार्ग बनेगा, इसको लेकर भी प्रस्ताव पास किया गया है। नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 को मंजूरी मिली है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि बैठक के दौरान तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो सभी मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी। वाटर रिचार्ज ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाएगा। मथुरा में शनि परिक्रमा मार्ग बनेगा, शनि परिक्रमा मार्ग को लेकर भी सहमति बनी है। इसके अलावा आपको बता दें कि कोसी कला में बनेगा शनि परिक्रमा मार्ग। पर्यटन विभाग से जुड़े 2 प्रस्ताव भी पास हुए हैं। नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 को मंजूरी दी गई है। बाढ़ से नुकसान को लेकर भी फैसला लिया गया है और साथ ही साथ 2.50 लाख फ्री मिनी किट का भी वितरण होगा। इलेक्ट्रिक वाहनों को 15% की सब्सिडी मिलेगी और साथ ही साथ पहले 2 लाख टू व्हीलर और 5,000 की छूट इस पर मिलेगी और साथ ही साथ 4 व्हीलर को भी छूट दी जाएगी। ये 2 महत्वपूर्ण फैसले सिंचाई की दृष्टि से हुए हैं। प्रदेश में अवर्षण और कमजोर मानसून और अतिवर्षा या बाढ़ के कारण जो क्षति हुई है, उस संदर्भ में उत्तर प्रदेश कृषि विभाग ने आज एक प्रस्ताव लाया था और उस प्रस्ताव के अंतर्गत जो सहमति प्राप्त हुई है कि चना और मसूर के हम 1.5 लाख मिनी किट निःशुल्क, 2.5 लाख मिनी किट किसानों को हम निःशुल्क उपलब्ध करवाएंगे। 1.5 लाख निःशुल्क मिनी किट मसूर का होगा, 1 लाख मिनी किट चना का होगा। मसूर 8 किलो एक किट के भीतर होगा, चना 16 केजी का किट होगा। तो इस प्रकार से 16,000 क्विंटल चने का पर लगी है। योगी कैबिनेट में 30 प्रस्ताव माफ कीजिएगा पास हुए हैं, जिसमें कई अहम महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहे। किसानों को लेकर कह लें कि खास तौर पर ज्यादा जोर दिया गया और किसानों को ही समर्पित आज की कैबिनेट बैठक रही। तमाम कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक की गई और देखिए कितने सारे प्रस्ताव यहाँ पर जनहित में जो है पारित किए गए, इनको लागू किया गया। पर्यटन विभाग से जुड़े 2 प्रस्ताव पास हुए हैं। इसके साथ ही साथ नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 को मंजूरी मिली है और कई अन्य प्रस्ताव ऐसे जो कि जनहित के लिए बेहद फायदेमंद साबित होंगे। बाढ़ से नुकसान को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। लगातार देखिए बाढ़ को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं और इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहन को लेकर भी सब्सिडी की बात यहाँ पर कही गई है। 15% सब्सिडी इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगी ताकि पर्यावरण को और ज्यादा बेहतर बनाने का प्रयास किया जा सके। पहले 2 लाख टू व्हीलर पर भी छूट दी गई है और 4 व्हीलर की अगर बात करें तो यहाँ पर 1 लाख की छूट 4 व्हीलर्स पर दी गई है। नई वस्त्र नीति को भी योगी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 30 प्रस्ताव हैं जिनको मंजूरी दी गई है। किसानों को 1 लाख चने के बीज किट भी वितरित की जाएगी। तो ये तमाम जो फैसले हैं, खास तौर से जैसे कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, किसानों को ध्यान में रखते हुए कई प्रस्ताव यहाँ पर आज जिनको मंजूरी दी गई। प्राकृतिक खेती बोर्ड बनाने का भी निर्णय लिया गया है और कृषि मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। 2 साल में 2 बार मीटिंग भी इसको लेकर की जाएगी। अखंड प्रताप शाही हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। अखंड, देखिए आज की कैबिनेट बैठक की अगर बात करें तो खास तौर से किसानों को पूरी बैठक आज की समर्पित रही। सीएम योगी ने अध्यक्षता की और 30 प्रस्ताव यहां पर पास किए गए हैं। उनके बारे में विस्तार से पूरी जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को।
आपको आवाज मिल रही है अखन? तो लगता है तकनीकी खामियों की वजह से आवाज नहीं पहुंच पा रही है हमारे सहयोगी तक, लेकिन फिलहाल आपको बता रहे हैं कि कैबिनेट बैठक में क्या कुछ आज खास रहा वो पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। 30 प्रस्ताव यहां पर पास किए गए हैं और ये सभी प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण जनहित में रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे और किसानों के लिए खास तौर से यहां पर ज्यादातर प्रस्ताव जो है किसानों के हित में पारित किए गए हैं। संवाददाता अखंड प्रताप शाही हमारे साथ जुड़े हैं, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। अखंड, देखिए आज की जो कैबिनेट बैठक रही, अखंड आपको आवाज मिल पा रही है? तो लग रहा है लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश हम अपने सहयोगी से कर रहे हैं लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल ये देखिए जानकारी आपको दे रहे हैं कैबिनेट बैठक को लेकर। आज की कैबिनेट बैठक बहुत ज्यादा अहम रही क्योंकि आज 30 प्रस्तावों पर मोहर लगी है और ये 30 प्रस्ताव जनहित में बहुत ज्यादा लाभकारी और साथ ही साथ किसानों को अगर देखें तो किसानों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद। तमाम कैबिनेट मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहे। चले आगे बढ़ेंगे। रण में दिग्गज उतर गए हैं और इस वक्त आपको बता दें कि तमाम दिग्गज जो है चुनावी राज्यों में अपनी अपनी ताकत झोंकने पर लगे हुए हैं। वहीं अपने पक्ष में माहौल बनाने का भी हर जतन भी किया जा रहा है और इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी गुजरात पहुंचे और गुजरात में गौरव यात्रा को हरी झंडी उन्होंने दिखाई। हरी झंडी दिखाते हुए उन्होंने बीजेपी के लिए चुनाव अभियान शुरू किया है और चुनाव अभियान को आगे बढ़ाते हुए केंद्र और प्रदेश सरकारों के विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने की कार्यकर्ताओं से अपील की है क्योंकि देखिए कार्यकर्ता जो है पार्टी की रीढ़ की हड्डी होते हैं और ऐसे में इस बात को बखूबी समझते हैं अमित शाह और इसी वजह से कार्यकर्ताओं से अपील की है कि जनहित तक विकास कार्यों को पहुंचाया जाए और केंद्र सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उन सभी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी भी गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहे और प्रदेश में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाई। ये दो तस्वीरें आप देखिए, एक तस्वीर हिमाचल की और दूसरी तस्वीर गुजरात की। नितिन हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हैं। नितिन, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ एक तरफ लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो दो दिग्गज बीजेपी के लगातार मैदान में जुटे हुए हैं, एक गुजरात से तो दूसरा हिमाचल से। लगातार बैक टू बैक रैली, लगातार बैक टू बैक दौरे। आकांक्षा एक तरफ योगी आदित्यनाथ लगे हुए हैं तो वहीं जो है भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े चेहरे जो नेता हैं बड़े बड़े जो दोनों एक साथ में लगे हुए हैं, तो दूसरे जो लगे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल में लगे हुए हैं। तरफ गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में खुद गृह मंत्री अमित शाह वहां पर लगे हुए हैं। आज अमित शाह ने गौरव यात्रा को जो रथ यात्रा थी उसको जो है हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर जिस तरीके से चुनाव नजदीकी आ रही है तो ऐसे ऐसे भारतीय जनता पार्टी जो है कमर कसते हुए नजर आ रही है। वहीं साथ ही आपको बता दें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी गुजरात के अंदर अपनी भूमिका पूरी तरीके से निभाने में लगे तो अमित शाह खुद वहां पर जो है 144 विधानसभाओं पर जाकर खुद रथ यात्रा में सवार होकर वो खुद हरी झंडी दिखाकर उन्होंने रवाना किया है। तो वहीं हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश के अंदर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी सौगात दी है। ऊना से जो रेलवे चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस वे उसको हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के लिए रवाना किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात का जिक्र किया कि चुनावों को लेकर के चुनावों में जिस तरीके से अहम भूमिका जो है भारतीय जनता पार्टी की रहेगी और उसमें तमाम जो अब की बार जो डोरबाग है वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों में ले लिया। वहीं अमित शाह भी अपनी बार गुजरात में पूरी तरीके से कमर कसे हुए हैं। तो गुजरात में भी इस तरीके 2024 में चुनावों के नजदीक को देखते हुए तो आम आदमी पार्टी भी वहां पर कमर कसते हुए नजर आ रही है। गुजरात में जो है चुनाव को देखते हुए खुद अमित शाह आज जो है पूरी तरीके से रथ यात्रा शामिल होकर और उन्होंने हरी झंडी दिखाई थी। तो वहीं लोगों से जनसभा को संबोधित करते हुए अपने अपने नेताओं से कहा है कि जिस तरीके से सरकार के कामकाज है उन्हें दिखाया जाए और उनको जो है जनता के बीच में ले जाया जाए और उनको जो है पहुंचाया जाए जिस तरीके से चुनावों को जो है जीत सके। उधर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी भी अब की बार जो है गुजरात के अंदर कमर कस रही है और खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल खुद वहां पर हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री खुद भगवंत मान वो खुद वहां पर हैं। उनमें साफ ये कह दिया है कि अब की बार जो चुनाव जो जीतना है गुजरात के अंदर खुद अमित शाह वहां पर गए हैं। अभी कुछ दिन पहले भी प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी खुद चुनाव जनसभा को संबोधित करके आए थे, उसमें यही अपील कही थी कि 2024 में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जिताना है और भारतीय जनता पार्टी 2024 के अंदर गुजरात के अंदर सरकार बनाने जा रही है। जी बिल्कुल नितिन, और देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखने को मिली कि कार्यकर्ता कितने ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं किसी पार्टी के लिए। ये बात भी यहाँ पर सामने समझ में आई है, क्योंकि अमित शाह ने ये बात कही है कार्यकर्ताओं से कि जो भी योजनाएं राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं उनको लोगों तक पहुंचाना, उनकी जानकारी लोगों को देना, ये कार्यकर्ताओं का काम है। और ये अपील उन्होंने की है कि कार्यकर्ता ऐसा काम करें। गुजरात के अंदर गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कह दिया, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, जो कामकाज किए हैं अब तक, वो जनता के बीच में दिखाए जाएं। उसको देखते हुए कार्यकर्ताओं को डोर टू डोर जो प्रोग्राम है यहाँ पर लगाए गए कि हर जनता के घर पे जाए, हर कार्यकर्ता हर जनता से मिले, हर लोगों से मिले, बीच में जाए कि लोगों की समस्या को सुने। जिस तरीके से जो चुनावों को नजदीक को देखते हुए खुद गृह मंत्री अमित शाह ने आज ये बात यहाँ की जनता से भी कही और वहाँ के जो नेता हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, उनसे ये साफ ये कहा है कि प्रदेश सरकार के अब के जो कामकाज है उनको जो जनता के बीच में रखे जाएं और केंद्र सरकार ने जो कार्य करे हैं अब तक गुजरात के लिए, उन पर भी जो कार्य हैं उन्हें दिखाया जाए। लेकिन आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही बात हिमाचल प्रदेश के अंदर उन्होंने साफ कह दिया कि इसके बाद हिमाचल प्रदेश के अंदर भी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। बिल्कुल, और तमाम तैयारियां भी इसको लेकर देखने को मिल रही हैं। समाजवादी पार्टी जैसे कि यूपी में कोशिश कर रही है, वहीं उसी तरह से ये तमाम पार्टियां यहाँ पर कोशिश कर रही हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें तो गुजरात में लगातार आम आदमी पार्टी भी इसको लेकर प्रयास कर रही है। चलिए नितिन, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे। संभल में सांसद शफीकुर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता हैं और इनके विवादित बयान की वजह से लगातार सुर्खियों में रहते हैं। और एक बार फिर से शफीकुर रहमान बर्क ने हिजाब को लेकर विवादित बयान दिया है। दरअसल आज हिजाब को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज भले ही एक मत नहीं है, लेकिन संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने अपना मत फाइनल कर दिया है। आपको बता दें कि 92 साल के लोकसभा सांसद बर्क ने कहा है कि स्कूलों में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब न पहनने से आवारगी बढ़ेगी। हिजाब पर बर्क ने कहा है कि भाजपा ने ही देश में माहौल को बिगाड़ा है। अगर हिजाब पर बैन हटा दिया तो लड़कियां बेपर्दा घूमेंगी तो हर जगह पर आवारगी भी बढ़ेगी। ये बात कही है सपा के फायर ब्रांड नेता ने। लगातार कई बार ऐसा हुआ कि अपने विवादित बयानों को लेकर शफीकुर रहमान चर्चाओं में बने रहे और अब एक बार फिर उनके बिगड़े बोल सामने आए हैं। बीजेपी को उन्होंने देश का माहौल बिगाड़ने का जिम्मा ठहरा दिया है। ईमानदारी से एक मजहबी मामला है, इस्लाम का मामला है। इस्लाम के अंदर मतलब ये कि जवान बेटियां और जो हैं वो हैं औरतों के लिए हिजाब का हुक्म दिया गया है कि वो बापर्दा रहें और बेपर्दा होकर बाज़ारों में गलियों में न घूमें। इससे चूँकि हालात बिगड़ते हैं, आवारगी बढ़ती है इससे। और आज अगर इसमें कोई पाबंदी लगाई जाती है कि हिजाब की ज़रूरत नहीं है, वो ये कहते हैं, तो इससे समाज को भी न सिर्फ। तो इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सतीश सिंह जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। सतीश, देखिए शफीकुर रहमान का ये एक बयान सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी ने ही देश का माहौल बिगाड़ा है। इस तरह का उन्होंने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया है। आवाज मिल रही है आपको सतीश? लेकर मामला सामने आया है। संभल के सांसद शफीकुर रहमान बर्क, उन्होंने बयान दिया है। आज दिन बयानों में चर्चित रहते हैं। उनका कहना है कि जिस तरीका से हम जो है इस कानून को नहीं मानते हैं और इस बात की बात की जाए जिस तरीका से नकाब हटाया जाएगा महिला को बाजार जाएंगे, बाजार जाने के बाद में उनका कहना है कि जिस तरीका से वो बाजार जाने के बाद में आवारागर्दी करेंगी महिला और लड़कियां, जिस तरीके से बाजार में जाएंगी तो माहौल गर्म हो जाएगा। इसी को देखते हुए उनके आए दिन ऐसे जो विवादित बयान देते रहते हैं। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा बयान उन्होंने दे दिया, लगातार इसी तरह से कई बार वो बयान देते हैं। आखिर इनको रोका क्यों नहीं जाता? समाजवादी पार्टी कोई एक्शन क्यों नहीं लेती है इस बात पर? देखिए, ऐसे ही बता चलूं, जिस तरीका से जनपद संभल में जिस तरह सांसद है शफीकुर रहमान बर्क आए दिन ऐसे बयान देते रहते हैं। सबसे बड़ा बयान इन्होंने आज दिया है। इस तरह से दिया है कि 2 जजों का फैसला आया है। 2 जजों के फैसले में अलग अलग बयान आया है और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अब देखना होगा कि किसमें क्या जो है क्या निर्णय निकलता है
इनका इससे पहले ही एकदम बयान आ जाता है और कहते हैं कि जिस तरीका से महिलाएं और बेटियां जो है बाहर जाएंगी और जाने के बाद में आवारागर्दी जैसी बात इन्होंने कही है और माहौल खराब बात की गई है। जिस तरह से देखा जा सकता है कि किस तरीके से माहौल खराब हो जाता है। आजकल जो है डिजिटल इंडिया है और हर किसी के लिए जीने के लिए आज़ादी है, बेटी के लिए आज़ादी है, पढ़ने के लिए आज़ादी है, कहीं भी किसी स्कूल में भी बेटी पढ़ सकती है, किसी स्कूल में जा सकती है, महिला है, कुछ भी अपना कार्य कर सकती है, नौकरी कर सकती है, अपना कार्य कर सकती है। लेकिन इनके लिए पता नहीं क्या विवाद बयान देते रहते हैं, आए दिन ये चर्चित रहना चाहते हैं। और समाजवादी की बात की जाए, जिस तरह से ये समाजवादी सांसद हैं और आए दिन ऐसे बयानों में ये चर्चित रहते हैं। जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं और इस तरीके से इस तरह का उनका बयानबाजी करना बिल्कुल शोभा नहीं देता। और सबसे बड़ी बात ही कि पूरा मामला जो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट अभी इस पर कोई फैसला नहीं सुना पा रही है, तो आखिर क्या जरूरत है कि इस पूरे मामले पर अपना मत देना इस तरीके से। और सबसे बड़ी बात कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो महत्वपूर्ण होगा। आपको आवाज मिल रही है संतोष? जी जी, मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह से आए दिन बयानों में रहते हैं, चर्चित रहते हैं। और इनका ये भी कहना है कि इनका सबसे बड़ा बयान तो यही रहता है कि वंदे मातरम नहीं कहते। और इनका दूसरा बयान ये आता है कि जिस तरह से ये अपना शरिया कानून है उसे मानते हैं। ये कहते हैं कि हम मुस्लिम समाज लोग हैं, हमारी और जाति के लिए नहीं कहते हैं कि हमारी जो मुस्लिम जाति है उस पर ही क्यों तंज कसा जाता है। जिस तरीके से बात की जाती है तो उससे कहते हैं कि जिस तरह से तंज कसा जा रहा है, मुस्लिम समाज से तंज कसा जा रहा है, और भी समाज है और समाज के लिए कोई भी तंज नहीं कसा गया है। मुस्लिम समाज अपना समाज है, अपना अधिकार है जीने के लिए, बहन बेटियों के लिए अपना अधिकार है, वो अपनी तरीके से जिएंगे। हम अपने समाज हैं, हम अपने समाज में किस तरीके से जीना चाहते हैं। सतीश, लेकिन सबसे बड़ी बात कि सुप्रीम कोर्ट सभी के लिए सर्वोपरि है और संविधान सभी के लिए सर्वोपरि है, तो इस तरीके से उनको सम्मान करना चाहिए जो सबसे उच्च पद पर आसीन है उसका। फिलहाल चले, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। काशीपुर में एक के बाद एक लगातार हो रही वारदातें सवाल खड़ा कर रही हैं कि क्या ये शहर क्राइम कैपिटल बनता जा रहा है। महज कुछ घंटों में ही एक शख्स को घर में घुसकर मौत के घाट उतार देने और एक ब्लॉक प्रमुख की बीवी को गोली मारने की घटना इस तरह के तमाम सवाल खड़े कर रही है कि आखिर क्या क्राइम कैपिटल ये शहर बन रहा है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दोनों तस्वीरें देखिए। पहली वारदात की एक तस्वीर और दूसरी वारदात की दूसरी तस्वीर। पहली वारदात में घर में घुसकर शख्स की हत्या की गई है और वहीं दूसरी तस्वीर की बात करें तो दूसरी तस्वीर ब्लॉक प्रमुख की पत्नी की हत्या के बाद नाराज लोगों द्वारा हाईवे को जाम करके नाराजगी जाहिर करने की है। ये दो तस्वीरें, दो वारदातें। इससे सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या पुलिस क्राइम कंट्रोल नहीं कर पा रही है, क्या क्रिमिनल्स के मन में पुलिस का खौफ नहीं है। लगातार इस तरह से चुनौती, अपराध जिस तरीके से हो रहे हैं, लगातार पुलिस को चुनौती तमाम बदमाश देते नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपराधों को कैसे रोका जाएगा, इन पर लगाम कैसे लगाई जाएगी। काशीपुर में बीती रात हुए बवाल के बाद ग्राम जुड़का में फैला तनाव कम नहीं हुआ था कि गुरुवार सुबह एक और वारदात ने सनसनी मचा दी। यहां बाइक सवार दो हमलावरों ने घर में घुसकर एक खनन व्यवसायी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। और इस पूरी वारदात के बारे में आपको बता दें, जिस वक्त ये वारदात हुई उस समय खनन व्यवसायी अपने घर में बैठे अखबार पढ़ रहे थे और सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और वहीं क्षेत्र में लगातार दूसरे दिन गोलीकांड से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है। ये तस्वीरें देखिए, किसी का भी दिल दहला देंगी। सुबह 8:30 बजे के लगभग जुड़का जो पुंडश्री चौकी क्षेत्र के अंतर्गत है थाना काशीपुर में, तो वहाँ पर एक व्यक्ति हैं जो अपने घर पे बैठे हुए थे, अखबार पढ़ रहे थे, तो कोई अज्ञात हमलावर आए और उन्होंने उनको निशाना बनाया और उन पर फायरिंग कर दी और जिससे उनकी डेथ हो गई है। तो अभी हम लोगों ने जो घटनास्थल का निरीक्षण किया है और टीमें भी बना दी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस अपने इनामी अपराधियों को पकड़ने के लिए नो एंट्री में जाने से भी नहीं कतरा रही है। और ऐसा एक मामला आया है उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से, जहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस बिना उत्तराखंड पुलिस को जानकारी दिए उनके राज्य में आकर बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख के घर हाथों में हथियार लेकर घुस गई, जिसका विरोध करने का खामियाजा एक बेगुनाह महिला को अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं उत्तराखंड का। और यूपी पुलिस जो है उत्तराखंड में काशीपुर में पहुंची और
यहाँ पर पुलिस दबिश देती नजर आई। हमारे संवाददाता लवप्रीत हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। लवप्रीत, ये पूरा मामला क्या है? पुलिस दबिश देने के लिए पहुंची और क्या कुछ ये पूरा मामला रहा है? का मामला है यूपी पुलिस जसपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम भरतपुर में पहुंची, जहां के जसपुर के ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख जो गुरताज भुल्लर हैं उनके निवास स्थान पे पहुंची। तो वहां पर भुल्लर जी द्वारा जब उनसे पूछा गया कि क्योंकि वो सादे वस्त्रों में थे, तो उनसे पूछा गया कि आप कौन हैं, तो उनके द्वारा यूपी पुलिस के सिपाही बताया गया, लेकिन उन्होंने उनके साथ कोई लोकल स्थानीय पुलिस नहीं थी, तो जिस कारण वो असमंजस में पड़ गए। उनके द्वारा कोई जो विरोध किया गया, तो यूपी पुलिस के द्वारा वहां पे फायरिंग शुरू कर दी गई। फायरिंग में जो ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख में उनकी पत्नी को गोली लग गई। गोली लगने से ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख की जो पत्नी थी मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद जो उक्त पुलिसकर्मी थे उन्हें भी वहां पे बंदी बना लिया गया जी। जिसके बाद स्थानीय पुलिस के पहुंचने पर उन पुलिसकर्मियों को उनके हवाले किया गया, लेकिन जिसके बाद वह स्थानीय पुलिसकर्मियों के चंगुल से यूपी पुलिस वाले भागकर फरार हो गए। बिल्कुल, लेकिन ये पूरा मामला जो आप बता रहे हैं, आखिर क्या वजह रही, क्यों पुलिस पहुंची थी और इस तरीके से पुलिस ने उनकी पत्नी को गोली मारी और गोली मारने की वजह से उनकी मौत हो गई? ये मैं बताना चाहूंगा, ये बीती 13 सितंबर की बात है, जब यूपी के ठाकुरद्वारा में अवैध खनन को लेकर वहां के एसडीएम द्वारा एक कार्रवाई की जा रही थी, जिसमें खनन व्यापारियों द्वारा, खनन भूमाफियों द्वारा एसडीएम की गाड़ी पर हमला कर दिया गया था, जिसमें कि कुछ 50 से करीब लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए थे। उसी को लेकर यूपी पुलिस उनकी धरपकड़ के लिए जगह जगह ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही थी, वजह से आज भी पहुंची थी। चले, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे। नशे के कारोबार से कई बॉलीवुड के कई सितारों के नाम लगातार जुड़ते रहे हैं और इसी तरह की लगातार खबरें आती रही हैं, जहां पर झारखंड की राजधानी रांची में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। एक मॉडल को ब्राउन शुगर के साथ लाखों रुपए नकद बरामद किया गया है। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि रांची में ब्राउन शुगर का कारोबार ऑनलाइन तरीके से किया जा रहा है और इस पूरे मामले की जानकारी होने के बाद पुलिस ने टीम का गठन किया और टीम बनाकर कार्रवाई करते हुए नशे के कारोबारियों को धर दबोचा है, जिसमें पुलिस के हत्थे एक महिला समेत 5 तस्कर चढ़ गए हैं। जांच के दौरान पता चला है कि महिला मॉडलिंग का काम भी करती है और युवकों को नशे के चंगुल में फंसाती है। इन सभी के पास 36 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ ही 2,90,000 रुपए भी पुलिस ने बरामद किए हैं। ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं रांची का। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ब्राउन शुगर के साथ महिला को पकड़ा है और नशे के कारोबारियों पर शिकंजा पुलिस। पूर्व में भी ड्रग्स के धंधे में लिप्त एक महिला जिसका नाम ज्योति शर्मा है, उसके पास अभी भी ड्रग्स के होने की सूचना दी गई। साथ ही ये भी बताया गया जो खरीद बिक्री इन लोगों के द्वारा की जा रही है, उसका पैसा भी ये लोग कहीं ना कहीं छुपा के रखा है। तो आपको बता दें कि पुलिस ने ये बड़ी सफलता हाथ पुलिस को मिली है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन पूरा मामला अभी भी जांच इस पर चल रही है और इसके जो अन्य साथी हैं, हो सकता है कि इसके साथ कुछ और अन्य लोग भी इसके साथ नशे के कारोबारी बनकर काम करते हों, उनको भी तलाशा जा रहा है। पुलिस के हत्थे हालांकि ये मॉडल चढ़ गई है और ये बड़ी उपलब्धि, बड़ी कामयाबी पुलिस को हाथ लगी है। रांची का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। ब्राउन शुगर के साथ महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके पास से नकदी भी पुलिस ने बरामद की है। पुलिस को जानकारी मिली थी मुखबिर के आधार पर। संवाददाता राकेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। राकेश, देखिए, पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है और अब क्या कुछ कार्रवाई इसके ऊपर की जा रही है? देखिए, जिस तरीके से लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी कि झारखंड में किस तरीके से ड्रग का पेडलर लोग काम कर रहे हैं और खास करके सबसे बड़ी बात देखने को मिल रही थी कि इस तरीके से राज्य में पहले से भी ड्रग को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे। लेकिन फिलहाल की स्थिति की बात की जाए तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि एक बड़ी सफलता पुलिस को मिली है और कहीं ना कहीं जिस महिला को गिरफ्तार किया गया है उसके तार कहीं न कहीं कई लोगों के साथ जुड़े दिखाई पड़ रहे हैं। एक अहम बात जो सामने आई थी उसमें कहा गया था कि वो जितने भी ड्रग्स की सप्लाई करती थी वो ऑनलाइन करती थी और किसी भी स्थिति में जब ये सारी चीजें पुलिस के पास जाने
जानकारी के तहत आई, तो पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर सारी चीजों को लेकर आगे बढ़ी और इसके बाद से इन सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया है और हो सकता है कि अब कुछ बड़े नाम भी सामने आ पाएंगे। बिल्कुल राकेश, क्या कुछ ऐसी जानकारी मिल पाई है कि कितने समय से महिला ये सब काम कर रही थी? क्योंकि लगातार ये भी जानकारी इसके गिरफ्तारी के बाद मिली है कि महिला काफी दिनों से कई युवाओं को अपने चंगुल में लिए हुई थी और उनको नशे का आदी बनाने का प्रयास कर रही थी। देखिए इसकी तार दिल्ली से भी दिखाई पड़ रही है, खास करके ये मॉडलिंग का काम जो करती थी दिल्ली भी जाती थी, दिल्ली से इसका कहीं ना कहीं साठगांठ दिखाई पड़ता है। और इसके साथ साथ राज्य की बात की जाए तो कई ऐसे क्षेत्र हैं राजधानी के जहां पे इसके गुर्गे मौजूद थे। कम से कम 5 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद पुलिस की कोशिश है कि बाकी सब सारे लोगों को, जुड़े लोगों को गिरफ्तारी की जाए और इसके बाद इसके तार की तहकीकात की जाए। जो अभी तक जानकारी मिल पाई है उसमें बिहार के सासाराम इलाके की जानकारी मिल पाई है, वहां से ही ड्रग उपलब्ध कराए जाते थे और साथ साथ कुछ बसों का इस्तेमाल किया जाता था ड्रग को लाने के लिए। तो अभी फिलहाल पुलिस पूरी तरह से छानबीन कर रही है और कोशिश कर रही है कि सारे लोगों को पता किया जाए कि कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं। जी बिल्कुल राकेश, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उससे ये बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इसका नेटवर्क काफी बड़ा रहा है। इसी वजह से लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, जैसे कि आप भी बता रहे हैं कि दिल्ली में भी इसका नेटवर्क जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। चले, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।